बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सिटी एट 10 में खुश आमदीद। मैं हूँ आपकी मेज़बान अना यूसुफ। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। मैं कुछ ठीक ठाक नहीं हूँ। सर्दी की शिद्दत भी बहुत ज़्यादा है शहर में और कुछ वो सर्दी के असरात भी अब महसूस होना शुरू हो गए हैं। हम लोग वैसे कोशिश ये करते हैं कि जी सब लोगों को रिक्वेस्ट करें कि अगर आप गैस के हीटर का इस्तेमाल कर रहे हैं थोड़ी सी एहतियात से करें। ना करना तो मैं बिल्कुल नहीं कह सकती हूँ क्योंकि मैं खुद इस्तेमाल करती हूँ। क्या करें जी, सर्दी बहुत ज़्यादा है, लेकिन जब भी करें एहतियात के साथ करें क्योंकि एकदम से आपकी गैस गायब भी हो जाती है। इस चीज़ का भी ध्यान रखें। कोशिश ये करें कि खुली जगह पे इस्तेमाल करें, बंद कमरों में इस्तेमाल ना करें। जहाँ तक रह गई बात शहर में सर्दी की शिद्दत में इजाफा रोज़ाना की बुनियाद पर हो रहा है। धुंध बहुत ज़्यादा है। इवन सुबह जब गाड़ी ड्राइव करके आना पड़ता है तो लग पता जाता है। और मैं तो ऑनेस्टली स्पीकिंग दरूद शरीफ पढ़ती आती हूँ। जिस तरह से बिल्कुल ही ज़ीरो विजिबिलिटी है शहर में, इस कदर ज़्यादा धुंध है एक दो दिन से, तो ड्राइव करना बहुत मुश्किल है। लेकिन इसके साथ साथ कोशिश ये कीजिए, प्लीज़ एहतियात के साथ ड्राइव कीजिए, मुनासिब फासला रखें, फॉग लाइट्स का इस्तेमाल करें। स्पीड गाड़ी की जितनी कम होगी, खुदा ना खास्ता अगर कुछ अफसोसनाक वाक़या भी होता है तो आपका नुकसान ज़्यादा नहीं होगा। स्पीड लिमिट को कंट्रोल रखें प्लीज़। ये कुछ चीज़ें हैं जो अगर हम फॉलो करते हैं तो हम चाहते हैं कि जी हमारे देखने वाले भी जो हैं वो महफूज रहें। क्योंकि मैं खुद रोड पे विजिट हर रोज़ ये चीज़ें देखती हूँ कि बाइक वाले बहुत तेज़ बाइक चला रहे होते हैं, गाड़ियों वाले कुछ इस तरह से इतनी तेज़ धुंध में भी इस तरह से तेज़ी से गुजरते हैं कि मैं परेशान होकर रह जाती हूँ कि जी आप जहाँ पर अपना नुकसान करेंगे वहाँ पर आप दूसरे रोड यूज़र्स का भी नुकसान करेंगे। सो ये वो चीज़ें हैं जिनका प्लीज़ आपको ख्याल रखना है। अभी भी शहर में मुख्तलिफ शाहराहों पर धुंध है। वज़ीर आला की शाह खर्चियाँ, जहाज़ के बाद 2 हेलीकॉप्टर किराए पे लिए जाएंगे। हेड कार्ड पर सरकारी अस्पतालों में इलाज की हौसला शिकनी, डॉक्टर्स और तिबी अमले के शेयर का तायुन 1 बरस से तात्तुल का शिकार। सो ये है हमारी आज की टॉप स्टोरीज। खबरों की डिटेल्स की तरफ आते हैं। हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर्स मौजूद हैं। राउद इरशाद हुसैन साहब, आमिर रजा खान साहब ने ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चल है? अल्लाह का शुक्र। बिल्कुल। अच्छा जी, पहली खबर की तरफ आ जाते हैं। मैं धुंध में बहुत ज़्यादा जो है मोहताज ड्राइविंग करती हूँ और ऑनेस्टली स्पीकिंग खौफजदा भी रहती हूँ। काफ़ी ज़्यादा आपने उस पर बात कर भी ली कि ज़ीरो विजिबिलिटी थी सड़कों पर, और गुज़िश्ता रात से ख़ास तौर पर ये सिलसिला बड़ा है। लेकिन इसमें एक पॉजिटिव एलिमेंट भी है कि स्मोक की शिद्दत ज़रूर कम हुई है इस सारी सूरत हाल में। लेकिन जो ज़रा सा आप जाएंगे यानी यूनिवर्सिटी ग्राउंड का जो रोड है वो क्रॉस करेंगे तो आपको बिल्कुल ज़ीरो। फिर इसी तरह से दीगर शाहराहों पर भी, और रात तो बहुत ज़्यादा धुंध थी और अभी तक ये धुंध की जो शिद्दत है वो बरकरार है, जिसकी वजह से ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर हो रही है। तो इसमें अब एहतियात आपको बरतना है, यानी अगर आपने कहीं निकलना है तो ज़्यादा टाइम मार्जिन रखकर घर से निकलें ताकि आप दफ्तर हमने तो टाइम पे पहुंचना है, हमारा टाइम इधर उधर नहीं होना। तो एक एहतियात का दामन है जो आपने ये 2 4 6 दिन जो मुश्किल इतना है, यकीन माने एक तो सुबह बेड से उठने को नहीं आमिर भाई दिल करता, ऊपर से टाइम का मार्जिन भी रखना होता है। यकीन माने मैं आजकल 5-5 अलार्म लगा रही हूँ। तो दुख सांझे ने दो एग्जैक्टली ऐसे ही है। मतलब फिर भी आप लोग थोड़ा बहुत लेट हो सकते हैं, मार्जिन है। मैं तो वो भी लेट नहीं हो सकती। मैं 5-5 यकीन माने अलार्म लगा रही हूँ आजकल। नहीं ऐसे ही है। और सर्दी का एंजॉय करना चाहिए, मैं तो एंजॉय कर रहा हूँ इसको। और आप यकीन माने सुबह जब मैं उठा कलील तो उठते ही मैंने सबसे पहले ये काम किया कि बाहर चला गया और बाहर जाकर धुंध का जायज़ा लिया, मौसम को देखा, उसको एंजॉय किया। लोग इस वक्त शुमाली इलाका जात में जाते हैं, मरी में जाते हैं, और कभी हम जब जाया करते थे मरी में तो कहते थे बादल भाई आपके टाइम तक आ जाएंगे ना, फिर हमारे भी लाइफ के एक्सपीरियंस लैयर के नाम से एक पोएम है उसका अमन भाई ने कासी कर दी है। बिल्कुल हाँ ऐसे ही है। अभी मुझे लगता है सर्दी ज्यादा हो रही है तो मुझे आयशा के लिए कुछ ज्यादा एहतियात करनी है। मतलब मैं सर्दी ज्यादा देख के नहीं उस आयशा के लिए भी और इस आयशा के लिए भी जो आपके प्रोड्यूसर है उनके लिए भी एहतियात की जरूरत है। देखें ये तो हमारी जॉब का हिस्सा है, और कितनी सर्दियाँ कितनी गर्मियाँ ना आपने भी हमने भी इसी ऑफिस के अंदर इकट्ठे गुजार ली, और ये इसको एंजॉय इसलिए करना है। मैं तो हर मौसम को एंजॉय करता हूँ। गर्मी है तो उसको भी आप उससे भी लुत्फ उठाएं। हमारे मुल्क में सारे और हमारे शहर में सारे मौसम हैं। और जिस तरह के राव साहब ने बात की तो आपको फोग लाइट्स का इस्तेमाल करना चाहिए, एहतियात करनी चाहिए। रात को गैर ज़रूरी सफ़र जो है उससे परहेज़ करना चाहिए। मुझे तो खुशी हुई 31 दिसंबर की रात भी लोग कुछ ज़्यादा बाहर नहीं निकले। जो रश होता था
एक तो महंगाई, आपने खुद माजी उसका के जिक्र मुकाबले कर में दिया, निस्बतन कम था। राव साहब माल पे भी रश नहीं था और उसकी बुनियादी मैं वजह, चूंकि जिलानी पार्क के बाहर था तो वहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में लोग फायर वर्क्स देखने आए थे, लेकिन फायर वर्क्स वहाँ पर Cancel हो गया। 11th आवर कैंसिल किया गया स्मोक की वजह से। तो उस तरह नहीं था जिस तरह हमने माजी में न्यू ईयर नहीं ना था के हवाले से। अच्छा उसमें सर्दी का एलिमेंट भी जरूर होगा, उसमें पेट्रोल का एलिमेंट भी था। अच्छा वैसे उस दिन सर्दी नहीं थी, उस दिन सर्दी नहीं थी, पेट्रोल था, उस दिन सर्दी नहीं उस थी। दिन आप पेट्रोल महंगाई था। के एलिमेंट जरूर शामिल कर हाँ सकते हैं। पेट्रोल या का एलिमेंट था, लोग बाहर नहीं इस तरह से निकलते हैं, तो गैर ज़रूरी सफ़र अगर आप चाहते हैं करना तो अभी ना करें। मैं ये मशवरा है, खासकर आप लॉन्ग रूट्स पे जाना चाहते हैं, बाहर जाना चाहते हैं। छुट्टियां हैं, लोग रात को बाहर निकलते हैं, स्पेशली बच्चों को नहीं लेकर। ना निकले ना, 10 बजे वैसे भी दुकानें बंद हो जाती हैं, रेस्टोरेंट्स भी 10 बजे बंद हैं। 10 बजे बंद। 10 बजे बंद हैं, तो इसका मतलब है कि आप धुंध से पहले पहले अपने जितने काम हैं उनको निपटा लें, ज़रूरी काम करें और उसके बाद अपने घर में इंजॉय करें। बिल्कुल ऐसे ही। और अगर आप घर में अपनी पार्टी इंजॉय करें, मैंने की है, मैं आपको सच्ची बात बताऊं तो बड़ा मज़ा आया। मैंने अपने कार पोर्च के अंदर ही बारबेक्यू किया, म्यूज़िक लगाया, खुद भी डांस किया और उस पर देखें, इंजॉयमेंट के लिए आपको ज़रूरी नहीं है कि आपका बहुत ज़्यादा रश हो। जब आपकी इस तरह की एहतियात ज़रूरी है, बच्चों को इस मौसम में खासकर, राव साहब हमें सर्दी से बचाना है। आपने आयशा की बात की अभी, तो सारे बच्चों के लिए, मैं तो जो देखने वाले हैं उनके तमाम बच्चों के लिए दुआ गो हूँ कि वो सेहतमंद रहें। ये मौसम उनके लिए अच्छा नहीं है, खासकर उन मरीज़ों के लिए जो कि सांस के मरीज़ हैं, साइनस से जिनको प्रॉब्लम है, उनके लिए अच्छा नहीं है। बंद कमरों में रहें, अपनी खिड़कियाँ दरवाजे बंद रखें ताकि धुंध अंदर ना जाए और उनको सांस लेने में दुश्वारी ना हो। हीटर की आपने बात की तो उसके तो मैं सख्त मुखालिफ हूँ, चाहे गैस का हो आप चाहे मुखालिफ हो या ना हो, आप फिक्र ना करें, वो गैस ही नहीं आ रही। अगर ना आए सर, मैंने रखा ही नहीं फिक्र हुआ, ना करें, ना गैस ना इलेक्ट्रिक, दोनों हीटर रखे ही नहीं हुए, ना होंगे ना चलेंगे। क्योंकि बिजली उसकी नहीं वजह है, उसकी वजह नहीं, राव साहब पड़ जाती है। मेरी जितनी वालदा सर्दी ये है। कहा करती थी कि सर्दी का मुकाबला गर्म कपड़ों से करो, हीटर से नहीं। ये आपकी सेहत के लिए मुज़र है। वो डॉक्टर नहीं थी, Obviously लेकिन वो तो है। बुजुर्गों की एक अपनी साइंस होती है उनकी, बच्चों को देखभाल के लिए, उनको नसीहत करने के लिए। वो कहते थे गर्म कपड़ों से खुद को गर्म करो, ना कि हीटर से। ये हीटर आपके लिए, जिल्द के लिए आपके लिए प्रॉब्लम पैदा करेगा, ये सांस लेने में प्रॉब्लम पैदा करेगा। और दूसरी जो अन्ना ने बात की वो बहुत ही ज़रूरी है कि आप जब गैस जलाते हैं तो रात को अगर गैस बंद हुई तो हीटर में से गैस आती रहेगी, और अगर बंद कमरा हुआ तो आपकी जान भी जा सकती है। हादसात रिसेंटली रिपोर्ट हुए सर ये कोयला लोग जलाते हैं अंदर, लकड़ी जलाते हैं, तो ये सारी चीज़ें जो है खतरनाक है। आप सर्दी का मुकाबला घर को जरूर बंद करें। रखें और गर्म कपड़े जिस तरह बाकी वो उस बात पे मैं मुतफिक हूँ, अभी तक मैं ड्राई फ्रूट नहीं खरीद सका, सच्ची बात बता रहा हूँ। महंगाई इतनी ज़्यादा इतनी है, महंगाई क्या है करें राव लोग? साहब कि आज मूंगफली लेने के भी जो है ना, वो लोगों को लाले पड़ गए, ड्राई क्योंकि फ्रूट नहीं है, वो गरीबों का ड्राई फ्रूट वो है। गरीबों का ड्राई फ्रूट नहीं है, आप अमीरों का ड्राई फ्रूट है। वो भी गरीब नहीं अफोर्ड कर सकते। 1000 रुपए किलो भाई, 1000 1000 1200 रुपए किलो, जो खाने के काबिल, जो खाने के काबिल है। 1000 1200 रुपए किलो वो हो गई है। तो आप कहाँ मूंगफली, चरगोजा, अखरोट और गरीब की तो बस आप पड़े हुए गरीब इनको दुकानों की जीनत ही देख सकते हैं, अदरवाइज नहीं। खैर आप धुंध की वजह अलबत्ता से, फ्रेम करा के जरूर रख सकते हैं। धुंध की वजह से परवाजों का सकते हैं कि शेड्यूल भी हमारे घर में मुतासिर ड्राई है, फ्रूट ट्रेनों का इतना शेड्यूल भी जरूर मुतासिर हो है, सकता है। और हम आपको अपडेट करते रहते हैं मोटरवे की सूरत हाल से भी। सो कोशिश ये कीजिए कि आजकल के दिनों में अगर आपने बैरून मुल्क भी जाना है तो टाइमिंग देख के अपनी फ्लाइट्स रखें, क्योंकि ये तो प्रॉब्लम रह रही है, जो परवाजें आ भी रही हैं यहाँ से जा भी रही हैं, मिड जनवरी तक ये रहना ही है। बिल्कुल ऐसा ही है। सेकेंडली जिन्होंने मोटरवे पे सफर करना है वो भी टाइमिंग्स का जरा ख्याल रखें, क्योंकि धुंध यहाँ पर जब छट भी जाती है, हम अंदर शहर में देखते हैं मोटरवे पे तब भी धुंध रहती है, कुछ पैचेस में होती है। सो ड्राइव आपने बहुत एहतियात से करना है। सो इस चीज़ में चाहे आप जितने मर्जी माहिर ड्राइवर हैं, आपके लिए एहतियात हर सूरत जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। खुदा ना खास्ता इतनी सी कोताही होती है और फिर आपको नहीं पता चलता, कोई ना कोई नुकसान हो जाता है। ब्रेक की तरफ चलेंगे, ब्रेक के बाद खबरों की तरफ आएंगे मजीद, हमारे साथ ही रहिएगा। खुश आमदीद आपको ये एक बार फिर से शो में कहेंगे। मैं ज़रा दोनों खबरों में उलझ के रह गई थी कि पहले आम आवाम की बात करनी है या फिर जिनके शहाना खर्चे हैं उनकी बात करनी। मेरे ख्याल से जिनके शहाना खर्चे हैं पहले उनकी बात कर लेते हैं। पता नहीं अल्लाह ताला ने इनको स्पेशल बना के भेजा है या ये लोग खुद स्पेशल बन गए हैं। पहले जहाज़ था, अब जी दो हेलीकॉप्टर किराए पे खरीदे जाएंगे। राव साहब क्या करना चाह रहे हैं सीएम साहब? आपने जो रिसेंट 3-4 रोज पहले न्यू ईयर नाइट से कबल एक फोटो आई थी, एक जहाज में 4 लोग बड़े
यहाँ से स्पेन का सफ़र कर रहे हैं जी, वो फ़ोटो आपकी नज़र से गुजरी वैसे? मैंने देखी। उससे ज़्यादा बेहिसी क्या होगी? वो बुनियादी तौर पर फ़ोटो जारी करने का क्या ऑब्जेक्टिव था? वो मैसेज था कि आप जाएं जहन्नम में, असी जावांगे स्पेन, जो मर्जी हो जाए। तो अब देखिए प्राइवेट जेट्स का इस्तेमाल करने वाले लोगों को आम आदमी का गुफ्तगू की हद तक तो अदराक हो सकता है, उनकी स्पीचेस में उनकी ट्वीट्स में तो अवामी हमदर्दी के अल्फाज ज़रूर होते हैं, लेकिन बेहिसी का ये आलम है कि पहले आपने जहाज़ की गुफ्तगू छेड़ी, जहाज़ का टेंडर अभी मुकम्मल नहीं हुआ, अब आपको 2 हेलीकॉप्टर चाहिए। क्या आप आसमान से उतरे हैं कि आपको 2 हेलीकॉप्टर चाहिए? ये कर क्यों रहे हैं? ये नौबत इस तरह की क्यों आ रही है? ये तैयारी हो रही है बुनियादी तौर पर उस शख्स की इंतखाबी मुहिम चलवाने के लिए जो एक्सपेंडिचर्स हैं वो पंजाब के अवाम को बर्दाश्त करना पड़ेंगे, जो कि दावे ये कर रहा है कि मैं रियासत मदीना मैंने बनाई जो कि चल नहीं सकी, अब फिर उसे रियासत मदीना बनाऊंगा। तो ये बुनियादी तौर पर उसकी तैयारी के लिए ये सारा कुछ किया जा रहा है। अगर हाँ, ये किसके बाप का पैसा, ये अच्छी बात है। और दूसरा आपने ये जो कहा कि अल्लाह ने शायद इनको कोई स्पेशल बनाया, मुझे इस पर एतराज़ है। अल्लाह ने सबको एक जैसी कुदरत के ऊपर पैदा किया। फिर हैरानी तो होती है, हैरानी इसलिए होती है कि अल्लाह ताला ने ही एक और कुव्वत फिर हमारे लिए ये सब कुछ एक और कुव्वत को यहाँ पे रखा हुआ है जिसको शैतान बोलते हैं। और कुछ लोगों को शैतान जो है वो नवाज रहा होता है। मैं इसमें इस तरह से नहीं कर, मुझे वाकया याद आ गया। हमारे कैमरामैन थे जाहिद शफी साहब, एक दिन मुझे कहते हैं हाजी साहब दीपिका पादुकोण भी अल्लाह ने बहुत नवाजा है। अब दीपिका पादुकोण, मैंने उसको कहा भाई बात सुनो, वो कहा मुझे याद आ गई ना। मैंने उसको कहा, मैंने कहा जाहिद शफी साहब ये आपके ख्याल से अल्लाह ने नवाजा है उसको? वो जो कम कपड़ों में घूमती फिरती है और गाने गाती है मुख्तलिफ हीरोज़ के साथ, वो जो भी परफॉर्म करती है, ये आपके ख्याल से अल्लाह ने? कहता जी फिर किसने किया? मैंने कहा शैतान ने। एक कुव्वत वो भी है इस दुनिया के अंदर, गो वो अल्लाह ताला ने ही उसको मोहलत दी हुई है, लेकिन वो कुव्वत पैरेलल काम कर रही है और वो आपकी रगों के अंदर भागती है, दौड़ती है। वो आपको इंस्टिट करती है कि आप जहाज़ के अंदर तस्वीर बनवा कर लोगों को दिखाएं। वो कुव्वत, शैतानी कुव्वत आपको कहती है कि आप, वो शैतानी कुव्वत कहती है कि आप 2 हेलीकॉप्टर लें। वो शैतानी कुव्वत आपसे ऐसी कॉल्स कराती है जिसमें बाद में आप कहते हैं आप बच्चे खराब हो जाएंगे। वो कुव्वत है, ये उसको जब तक आप याद हो आपने पिछले प्रोग्रामों में ऑफर की थी कि सीएम साहब को जहाज लेके देना है तो हम पैसे, हाँ हम पैसे देते हैं। अब आप 6 रुपए में, मैंने 6 रुपए का कहा, तो आप हेलीकॉप्टर के 6 रुपए उसके 2 रुपए देंगे। नहीं आमिर भाई, ये इस तरह है कि वो जो शैतानी कुव्वत की आप बात कर रहे हैं ना, कि वो जाग गई आपके अंदर, जिनको राव साहब जाग गई आपके अंदर, जिनको बाद में ये कहना पड़ जाता है कि पर्दा रखें, पर्दा डाले, तो ये पर्दा आप पर भी लाजिम है। जिस तरह से आपने तरबियत की है यूथ की, या जो आपके चाहने वाले हैं जिनको कौम यूथ के नाम से पुकारा जाता है, मैं तो इससे इत्तेफाक नहीं करता। सारे पाकिस्तानी हैं, हर किसी का अपना राइट है कि वो पॉलिटिकली अपने अपने पसंदीदा शख्सियत को वो वोट करें, लेकिन आपने जिस तरह तरबियत कर दी है, अब मैं यकीन से कह सकता हूँ कि बहुत सारे लोगों को जानते हैं पर्सनली, बड़ा अच्छा ताल्लुक़ है, लेकिन उनके साथ अब हमने जो दलील का एलिमेंट है वो ख़त्म कर दिया है। हमने जज्बात दलील को हमने जज्बात में कन्वर्ट कर दिया है। कुछ नहीं है। अगर राव साहब आप लूसीफर्स को पढ़ लें, ये लूसीफर्स कौन हैं और लूसीफर क्या है और ये शैतान की कौन सी कुव्वत है और किस तरह से वो अबलाग को इस्तेमाल करती है, तो आपको ये ट्विटर ट्रेंड्स बता देंगे जो हमारे बच्चे बच्चियां आजकल इस्तेमाल करते हैं। ये आपको ट्रेंड्स बता देंगे कि लूसीफर कहाँ कहाँ इन्वॉल्व है और ये लूसीफर्स हैं जो उसको इस्तेमाल करने वाले हैं। ये शैतानी सारा शैतानी एक ऐसा औरा बना दिया गया है जिसमें हमें ये नज़र आता है कि शायद ये शख्सियत जो बहुत मकबूल है, उसके तमाम गुनाह जो हैं वो उसको पाक किया जा सकता है। ये सारा वो शैतानी चरखा है जिसके अंदर हम घूम रहे हैं और इसी शैतानी चरखे का अमल है जिसकी वजह से वो लोग भी सामने आ रहे हैं। जो आपने रिसेंट एक जो ट्वीट देखी जिसमें एलिजिबली इन्वॉल्व किया गया मुख्तलिफ सेलिब्रिटीज़ को भी कि उनकी कोई वीडियोस शायद हैं, तो अब बात इस हद तक चलेगी। अब मुझे बताएं कि जो आपका फॉलोअर था वो क्या सोच रहा होगा आपके बारे में, और आपसे मुतल्लिक तो बड़ी ये बातें करते थे, दावे करते थे, सो कॉल्ड जो
अब सादक और अमीन वाली जो बात है, उससे अब आगे बात रह क्या गई है पीछे। अब आपने 2008 से लेकर अब तक का जितना हेलीकॉप्टर से मुतल्लिक जो केस था KPK में, उसको आपने कानून बनवा के उसको मन मर्जी के मुताबिक कानून बनवा लिया। तो फिर आप ये कहते हैं कि ये लोगों को, तो आप कहते थे कि किसके बाप का पैसा है, कोई अगर दीवार बनवा रहा है तो फिर उसके, मैंने बड़ी कोशिश की ये डिटेल सारी निकले जो रिसेंट डेज में ज़ुमान पार्क में जो एक्सपेंडिचर्स करवाए गए, तो एटलीस्ट पता तो इनको चले। लेकिन जिनके पास ये डिटेल है उन्होंने इस तरह हाथ जोड़े हैं कि हमें नौकरी करने दें, हम चले जाएंगे तो बाद में आप इसको ले लें। और मुझे बताएं कि ये किसका फायदा करने जा रहे हैं हेलीकॉप्टर से? सिर्फ ये पॉलिटिकल स्टंट और अपने पॉलिटिकल वही जो कलाबाजियां हैं उनके लिए इन्होंने इस्तेमाल करना है। आमिर भाई क्यों हेलीकॉप्टर ले जा रहे हैं? एक ऑलरेडी आपने बता दिया, वैसे उन्होंने इलेक्शन मुहिम का भी बता दिया। ये असल में सोच ये रहे हैं कि 3 माह के बाद जब ये इनके प्रेशर से इलेक्शन हो जाएंगे, जो कि नहीं होने, तो ये हेलीकॉप्टर यूज करके वो किसी एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे। किसी जगह वज़ीर आला साहब ने जाना होगा, किसी जगह उनके बरखुदार ने जाना होगा, किसी जगह इमरान खान साहब ने जाना है, नाम ले, किसी जगह मोहम्मद खान भट्टी साहब ने जाना है, जो खुद रिक्शे की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। मुझे बताएं कि चीफ मिनिस्टर का हेलीकॉप्टर है आमिर भाई, नहीं वो तो, और उसको किस तरह आप अलाउ कर रहे हैं कि वो मंडी बहाउद्दीन की उसकी रिकॉर्ड निकलवा के देख लें, आपको अंदाजा हो जाएगा कि कितनी मरतबा इस्तेमाल हुआ है। अब बात सारी ये है कि उस पर आप 2 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं उसकी मेंटेनेंस पे, उसके बाद फिर आप ये क्या आपका क्या ख्याल है कि ये लाखों में इसका रेंट होगा जो आप रेंट पर लेंगे? रेंट छोड़े, पेट्रोल कहाँ से आना है? वो तो उन्होंने बात खत्म की है। 56 रुपए लीटर वो भाईजान चौधरी, वो सुबह दोपहर शाम एक गर्दान उन्होंने, वो फिर हमारा पैसा निकल रहा है और किस तरह से जा रहा है वो हम सब लोग देख रहे हैं। ये जो इससे दोहरे मेयार से तो बाहर निकले ना, फिर आप लोगों को तो ना कहें ना सब कौन दोहरे मेयार से निकलेगा? ये दोहरा मेयार, वो आमिर भाई ने फिर शैतानी कुव्वतों की बात सही किया, उसके आगे तो हम कोई बात ही नहीं कर सकते। और मैंने जहाँ से बात स्टार्ट की थी कि अल्लाह ताला ने इनको कुछ स्पेशल बनाया, तो मैं तो उन अल्फाज पे आमिर भाई की बात सुन के नहीं, मैं इस तरह की स्पेशल हमें नहीं चाहिए। इनको वाकई शैतान ने कुछ स्पेशल बनाया, जिनको नजर ही नहीं आ रहा कि आम आवाम किस तरह रो रही है, बिलक रही है। आम आवाम का मसला क्या है उस पर हमने बात करनी है। आटा यूटिलिटी स्टोर्स पे भी नायाब है, आम आवाम परेशान है, चिकन के रेट आपके सामने है, अंडों के रेट आपके सामने है, और हम बात कर रहे हैं कि ड्राई फ्रूट कोई खा ले, किस तरह से खा ले। डबल रोटी की कीमतों में इजाफा हो गया। ब्रेक के बाद आके कुछ बात करते हैं कि आवाम किस तरह से शाखर्चियां कर सकती है। ब्रेक के बाद आते हैं। और ये तो खालिस्तान सब्जेक्ट भी सूबाई हुकूमतों का है, आटे की फराहमी को, आटे की कीमतों को मेंटेन रखना। अब 2300 रुपये वाली गंदम 4450 रुपये तक पहुंच गई, तो ये इसको रेगुलेट किसने करना है? क्या इसके लिए फेडरल गवर्नमेंट ने इसको रेगुलेट करना है? ये सूबाई हुकूमतों का काम है। मुझे और तो आपके पास समझ नहीं आ रही है। अगर इस तरह की आमिर भाई सूरत हाल तब आए कि आपके पास गंदम के ज़खायर ना हो, आपके पास, आप तो ये कह रहे थे बम्पर क्रॉप हुई है, और बम्पर क्रॉप से वाले से पूछे ना बम्पर क्रॉप कहाँ गई है? हाँ। कौन खा गया बम्पर क्रॉप को? ये तो एक दूसरे पे इल्जामात लगाए जा रहे हैं। कोई कह रहा है मिल मालिकान, सारी जो फसाद की जड़ है ये वही नारे, फेक रिपोर्टिंग और फेक सारे ये इनके स्लोगन्स की वजह से सारा मामला खराब हुआ है। अब आपने गंदम की फसल आने से पहले ही गंदम की इमदादी कीमतों का जब ऐलान करेंगे तो फिर 2300 से बढ़कर जो 2000 रुपये का डिफरेंस आएगा वो कौन, वो एट द एंड ऑफ द डे वो ना किसान को मिलने हैं, ना ये पैसे किसान को मिलने हैं, ना ये पैसे हुकूमत को मिलने हैं, ये जाने हैं मिडल मैन को। आमिर भाई नया साल है जखीरा कर रखी है, उसी के पास जाने हैं, उसी का फायदा कर दिया आपने। ही है राव साहब, मेरे पास वक्त कम है। नए साल में भी आवाम क्या रोटी के लिए बिलकते रहे? इसी तरह से होगा, गरीब को मिले ना आटा तो हुक्मरान के लिए शर्म का घाटा। ये सारा मामला जो है ये इसी तरह से चलेगा। और मैं तो गरीब की बात करनी नहीं चाहिए। ये असम्बली बहुत अच्छी बनी है नई, कल परवेज़ अली साहब ने इसका इफ्तिताह किया है। 400 गाड़ियों की गुंजाइश है, 800 मेहमान बैठेंगे, कोई 500 के करीब। उन्होंने कहा जी मैंने 50 साल होनी चाहिए, आगे 100 साल के लिए क्लैपिंग होनी चाहिए, 100 साल के लिए असम्बली शाहाना बना दी है। गरीब आदमी की क्या औकात है और उसके लिए क्या है? साथ में एक मेगा प्रोजेक्ट वैसे तो कोई मेगा प्रोजेक्ट पंजाब गवर्नमेंट, मैंने आपसे कहा है लूसीफर को पढ़ें, शैतान किस तरह आपको प्रॉम्प्ट करता है कि आप क्या क्या शाना खर्च करें, किस किस के सर पर पाँव रखेंगे तो आपको बादशाह माना जाएगा। ये शैतान की कुव्वतें किस तरह काम करती हैं
मैं तमाम देखने वालों से भी कहता हूँ, लूसीफर को बोल रहे हैं, आपको सारी गवर्नमेंट्स के काम जो हैं वो आपको समझ में आना शुरू हो जाएंगे। ये जो आप बात कर रहे थे ना कि गलत खबरें चलाई गई, फेक न्यूज़ बनाई गई, प्रोपोगेट किया गया, बम्पर क्रॉप आई, ये सब आपको उस शैतानी अमल का हिस्सा मुझे। चलिए जी, अब ये हम पढ़ ही लेंगे ताकि हमारे सामने स्टोरी थोड़ी क्लियर हो जाए। वक्त का मैं थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। नाज़रीन, ब्रेक, हेडलाइंस फिर आते हैं शो में। नाज़रीन, अपडेट आप तक पहुंचाई। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बात करने वाले हैं कुछ कैंसर। हम अक्सर इस पे प्रोग्राम भी कर चुके हैं। ये वो मर्ज है जिसकी तशखीस जितनी जल्दी आप मुमकिन बना लें उतनी जल्दी इसका इलाज भी बेहतर होता है। सो जब इलाज की बात करते हैं तो अनमोल हॉस्पिटल, जहां पर कैंसर का बेहतरीन इलाज किया जा रहा है, यहाँ पर कौन कौन सी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जा रही हैं, क्योंकि पेशेंट्स बहुत बड़ी तादाद में है, तो किस तरह से इतनी बड़ी तादाद में पेशेंट्स को जो है यहाँ पे फैसिलिटेट किया जा रहा है। मैं आपको ये भी बताती चलूँ जी, अनमोल हॉस्पिटल का मतलब है इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड ऑन्कोलॉजी। सो नाज़रीन, हम 1984 में इसको ऑपरेशनल किया गया। तब से लेकर अब तक हॉस्पिटल में क्या क्या डेवलपमेंट्स हुई, किस तरह से मरीजों का इलाज मुआलजा किया जा रहा है, और दौरे जदीद के मुताबिक यहाँ पर वो तमाम सहूलियात कैंसर पेशेंट्स के लिए है या नहीं है। मनाजिर तो हम आपको दिखा रहे हैं, कुछ इन डिटेल हम बात करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ जो हमारे गेस्ट मौजूद हैं जी, उनका तारुफ मैं करा दूं। डायरेक्टर अनमोल हॉस्पिटल हैं और चीफ मेडिकल ऑफिसर कंसल्टेंट हैं, PhD प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस, डॉक्टर अबू बकर शाहिद साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अपने शो में वेलकम कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, क्या हाल चाल? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले हम कैंसर के इलाज की तरफ तो आएंगे, प्रिवेंशन की तरफ तो आएंगे, क्योंकि इलाजगाह जो है इस मर्ज की, हम कहते हैं कि जी मुश्किल से इलाज जो है वो सही कहीं से मिलता है। अनमोल हॉस्पिटल का नाम हमने हमेशा पेश सुना। कैसे देखते हैं आप अनमोल हॉस्पिटल की खिदमत को? कब इसका क़याम अमल में लाया गया? बेसिक आइडिया क्या था इसके पीछे? जी बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। आपने अपने तारुफ में बता ही दिया कि अनमोल हॉस्पिटल 1984 से यहाँ पे काम कर रहा है लाहौर में, और ये पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन का एक हॉस्पिटल है। और इस तरह के 19 हॉस्पिटल्स इस वक्त पाकिस्तान में काम कर रहे हैं। 20वां हॉस्पिटल जो है उसका अभी इनाग्रेशन अर्थ ब्रेकिंग उसकी हुई है मुजफ्फराबाद में, और जो 19वां हॉस्पिटल था वो गिलगित में अभी इसी साल फंक्शनल हुआ है। तो इस तरह ये 20 हॉस्पिटल्स हो जाएंगे। और इस वक्त आप ये सुन के आपको खुशी भी होगी, हैरत भी होगी कि कैंसर के मरीज़ों में से 80% पेशेंट्स जो हैं पाकिस्तान भर में, 80% के करीब मरीज़ों का इलाज जो है वो इन 19 हॉस्पिटल्स में पाकिस्तान में एटॉमिक एनर्जी कमीशन के हॉस्पिटल्स में हो रहा है। अनमोल इनमें से सबसे बड़ी फैसिलिटी है, और एनुअली हम तकरीबन 7000 न्यू कैंसर पेशेंट्स रजिस्टर करते हैं। और अगर आप फॉलोअप के पेशेंट्स देखें जो पिछले 30-32 साल में हमारे पास आ रहे हैं, वो लाखों में चले जाते हैं। उसके अलावा कैंसर की जो डायग्नोसिस हैं, तशख़ीस है, जिसमें स्कैन्स डिफरेंट किस्म के आते हैं, वो मरीज़ भी हमारे पास हर साल हज़ारों की तादाद में आते हैं। अनमोल में अगर आप सहूलियात की फ़ैसिलिटीज़ की बात करें तो इस वक्त हमारे पास इंडोर बेड्स जो हैं तकरीबन 120 बेड्स हैं, 120 बेड्स हैं, जो कि बहुत कम हॉस्पिटल्स में, कैंसर हॉस्पिटल्स में इतने ज़्यादा बेड्स आपको नज़र आएंगे। उसके बाद ऑन्कोलॉजी में, रेडियोथेरेपी में हमारे पास 4 लीनियर एक्सेलरेटर्स इस वक्त काम कर रहे हैं, जो कि पाकिस्तान में बड़े से बड़े हॉस्पिटल में भी शायद मैक्सिमम नंबर है लाइनेक्स का। और न्यूक्लियर मेडिसिन में अगर आप बात करें तो हमारे पास 4 गैमा कैमराज़ हैं, स्पेक्ट CT गैमा कैमरा है जो कि काम कर रहे हैं। पेट स्कैन जो कि एक नई सहूलत है निस्बतन, और उसका इस वक्त लाहौर में जो है हम शुरू के लोगों में से हैं जिन्होंने पेट स्कैन यहाँ पे कायम किया था। और अभी भी बहुत ज़्यादा पेट स्कैन्स पाकिस्तान में नहीं हैं। लाहौर और कराची में कुछ फैसिलिटीज़ हैं, कुछ एक आध इस्लामाबाद में अब स्टार्ट हुई है, लेकिन अनमोल में ये फैसिलिटी तकरीबन 12 साल से मौजूद है। और हम उस वक्त से हम ये पेट स्कैन यहाँ पे ऑफ़र कर रहे हैं।
फिर जो और हमारे पास सहूलतें हैं वो ल्यूकीमिया, जो ब्लड कैंसर जिसको आप कहते हैं, बच्चों के लिए और बड़ों के लिए, एडल्ट्स के लिए और पीडियाट्रिक ल्यूकीमियाज़ के लिए, वो हमारे पास अलहदा सहूलत वार्ड्स मौजूद हैं। और उसके बाद रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में सीटी स्कैन, एमआरआई, अल्ट्रासाउंड्स, मेमोग्राफी, जो कैंसर की तशख़ीस में जो सहूलियात, जो टेस्ट ज़रूरी होते हैं, वो सब यहाँ पे मौजूद हैं। इस वक्त हम कॉलेज ऑफ फिजिशियंस एंड सर्जन्स पाकिस्तान, जो पाकिस्तान में डॉक्टर्स की पोस्ट ग्रेजुएशन का सबसे बड़ा इदारा है, उसके तहत हम 5 डिसिप्लिन्स के लिए FCPS की डिग्री इन मोल में हम इशू कर रहे हैं, जो कि फुल ट्रेनिंग और यहाँ पे डॉक्टर्स को दी जाती है। हमारे पास इन 5 डिसिप्लिन्स में सुपरवाइज़र्स मौजूद हैं, पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर्स मौजूद हैं, और इस वक्त 50 के करीब डॉक्टर्स यहाँ पे स्पेशलाइज कर रहे हैं इन मोल के अंदर डिफरेंट डिसिप्लिन्स में। जो हमारे पास रिकग्निशंस हैं वो रेडिएशन ऑन्कोलॉजी है, न्यूक्लियर मेडिसिन है, डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी है, क्लिनिकल हीमाटोलॉजी है और मेडिकल ऑन्कोलॉजी है। इन 5 स्पेशलिटीज़ में हम FCPS लोगों को, डॉक्टर्स को हम यहाँ पे करवा रहे हैं। ये मुख्तसरन इन मोल का आई मस्ट से कि किसी भी स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल में यही तमाम सहूलियात होती हैं जो कि यहाँ पे प्रोवाइड की जा रही हैं। आपने बताया कि सालाना ऑलमोस्ट 70,000 पेशेंट, किस तरह से आप टैकल करते हैं इतनी बड़ी तादाद को? ये तो बहुत बड़ा चैलेंज है। जी अल्हम्दुलिल्लाह, हम बहुत अच्छे सिस्टम्स अब डेवलप हो चुके हैं। हमारे पास डॉक्टर्स की भी अच्छी तादाद मौजूद है, स्टाफ नर्सिस की, टेक्नोलॉजिस्ट की, और इन सब को हम जनरली, हमारी यही कोशिश होती है कि जितना जल्दी हम इन लोगों को एकोमोडेट कर सकें। बहुत लंबी वेटिंग क्यू अल्हम्दुलिल्लाह हम नहीं वहाँ पे बनने देते, और 2, 3, 4 दिन के अंदर अंदर हमारी कोशिश होती है कि जो भी उनके टेस्ट हैं या ट्रीटमेंट है वो जितना जल्दी स्टार्ट हो सके। और अगर आप कीमोथेरेपीज़ की बात करें, जो कैंसर का इलाज दवाइयों के साथ किया जाता है, तो तकरीबन 150 से 200 पेशेंट्स की डेली हम यहाँ पे कीमोथेरेपीज़ कर रहे होते हैं, जिनको हम डे वार्ड में एडमिट करते हैं, 2, 4, 6 घंटे उनको रखते हैं, उनको ड्रग्स एडमिनिस्टर करते हैं और उसके बाद उनको डिस्चार्ज कर देते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा नंबर है जो कि हम यहाँ पे टैकल कर रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब ग्रेजुअली वक्त के साथ साथ हमारे सिस्टम्स इतने डेवलप हो गए हैं, एक्सपेंड कर गए हैं, स्ट्रॉन्ग हो गए हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह इन सब लोगों को एहसन तरीके से मैनेज किया जा रहा है। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं ये भी जानना चाहूँगी कि इस दर एनी सिस्टम के किसी प्रायोरिटी की बुनियाद पर मरीज़ को रखा जाता है, मर्ज़ काबिल इलाज है या नहीं है, कि हर तरह के मरीज़ों को इक्वली? देखिए, एक बात हमारे आम लोग भी समझते हैं कि कैंसर की स्टेजेस होती हैं, और आम तौर पे हर कैंसर को 4 स्टेजेस में तकसीम किया जाता है, 1, 2, 3 और 4। जैसे जैसे कैंसर जिस्म में फैलता जाता है उसकी स्टेज एडवांस होती जाती है। और बहुत से कैंसर ऐसे हैं जो कि स्टेज 1 में अगर आप उनको पिक कर लें तो आप 100 में से 100 पेशेंट्स को ठीक कर सकते हैं, क्योर कर सकते हैं। लेकिन कुछ कैंसर्स ऐसे भी हैं जो एडवांस स्टेजेस में भी आप उनको बहुत हद तक आप उनको कंट्रोल या क्योर कर सकते हैं। तो ज़ाहिर है हमें ये देखना पड़ता है कि हम जो पेशेंट है, अगर तो हम उसको कंफर्ट पहुंचा सकते हैं, उनकी मिजरी में, उनकी एगनी में, उनकी तकलीफ़ में कमी कर सकते हैं, फिर हम उनको ज़रूर ट्रीटमेंट ऑफ़र करते हैं। बाज़ दफ़ा पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो बिल्कुल लास्ट स्टेज पे होते हैं, जिनको आप कैंसर के इलाज से फ़ायदा नहीं पहुंचा सकते, लेकिन उनको तकलीफ़ में कमी तो बहरहाल उनका हक है जो कि उनको मिलना चाहिए। तो उसकी भी हम कोशिश करते हैं। और अब हमने इन मोल के करीब ही हमारी जो पेशेंट्स वेलफेयर सोसाइटी है, उसने एक उम्मीद के नाम से एक हॉस्पिस या पैलिएटिव केयर का सेंटर बनाया है। ऐसे मरीज़ जिनको हम कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी या सर्जरी से फ़ायदा नहीं पहुंचा सकते, उनको फिर हम वहाँ पे टर्मिनल केयर के लिए, उनको कंफर्ट पहुँचाने के लिए, उनकी तकलीफ़ में, उनकी अज़ियत में कमी करने के लिए फिर हम उनको वहाँ पे उम्मीद हॉस्पिस में हम उनको दाखिल कर लेते हैं। ये एक प्योरली प्राइवेट सेटअप है जो कि हमारी डोनर्स की मदद से चलता है, और पेशेंट वेलफेयर सोसाइटी जो इन मोल की है वो उसको मैनेज करती है। तो जिस स्टेज में भी पेशेंट आ जाए, हमारी यही कोशिश होती है कि हम उसको जितना भी फ़ायदा पहुँचा सकते हैं वो हम उनको पहुँचाने की कोशिश करते हैं। मैं तो इसको ये कहूँगी कि आप ये कोई कार्य खैर कर रहे हैं, क्योंकि जिस कंडीशन में पेशेंट आता है वो बेचारा किसी मसीहा का ही मुंतज़िर होता है। सो क्या कैंसर का इलाज, लोगों का एक माइंड सेट है बहुत महंगा है, मुझे ये बता दीजिएगा, ये वाकई ही महंगा तरीन इलाज है?
ये भी मुनासिब नहीं है। वक्त के साथ साथ चीज़ें बेहतर भी हुई हैं, चीज़ें कंपटीशन की वजह से प्राइसेस कुछ नीचे भी आई हैं, फिर डेवलपिंग कंट्रीज़ से कुछ मेडिसिन्स दवाइयाँ जो हैं वो इंपोर्ट होने लगी हैं, जिसकी वजह से उनकी प्राइस कम हुई है। लेकिन ज़ाहिर है जो नई मेडिसिन्स हैं, जो नए सॉल्ट्स हैं, जो नई इक्विपमेंट है, वो बहरहाल महंगी है। लेकिन हर चीज़ के लिए फिर हम कोई ना कोई उसको सब्सिडाइज़ करने के लिए हम कोई तरीक़ेकार ढूंढते हैं। और पहले पेशेंट वेलफेयर सोसाइटी जो हमारी इनमोल की थी वो बहुत हद तक मदद करती थी। बैतुल माल से पेशेंट्स की मदद होती रही है, ज़कात से पेशेंट्स की मदद होती रही है, हेल्थ कार्ड से अब बहुत से लोगों की मदद हो रही है। और फिर ये कि इनमोल में अगर आप रेट्स को कंपेयर करें तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स के मुकाबले में इनमोल के रेट्स जो हैं वो डेफिनेटली बहुत कम हैं। ऐसा काम जो कि किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में अगर 5 लाख रुपए में होता है, हमारी कोशिश होती है कि वो 10, 20, 30 हज़ार में वो काम हो जाए। दैट्स रियली ग्रेट, बहुत अच्छी बात है ये। और गरीब बेचारा इसकी सकत भी बहुत मुश्किल से रखता है। डॉक्टर साहब, कुछ प्रिवेंशन पे मैंने बात करनी है। आपने बताया इतनी बड़ी तादाद में हर साल मरीज ऐड होते चले जा रहे हैं, बेसिक रीज़न क्या है इस मर्ज के बढ़ने की? आप क्या वजूहात समझते हैं? देखने वालों को एहतियात क्या करनी है? देखिए, अगर वजह का पता लग जाए तो होने ही ना दें, ठीक है ना। आपने सही कहा। आसान जवाब तो ये है, लेकिन बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो कि रिस्क फैक्टर्स जिनको हम कहते हैं। मसलन सबको पता है कि स्मोकिंग से कैंसर होता है, ठीक है ना, लेकिन हर स्मोकर को कैंसर नहीं होता। हाँ जी। अल्कोहल से कैंसर होता है, लेकिन हर अल्कोहल पीने वाले को कैंसर नहीं होता। पोल्यूशन से कैंसर होता है, लेकिन हम सब इसी फ़ज़ा में सांस लेते हैं, सबको कैंसर नहीं होता। लेकिन बहरहाल ये वो ऐसी चीज़ें हैं जो कि रिस्क फैक्टर्स जिनको हम समझते हैं, और उनसे जिस हद तक भी अवॉइड किया जा सके उनसे बचना चाहिए। और कहा यह जाता है, या जो हम मैसेज लोगों को देते हैं वो यही है कि हेल्दी लाइफ स्टाइल की तरफ लोगों को जाना चाहिए। अपनी खुराक में, अपनी ग़िज़ा में हर किस्म की चीज़ों को शामिल करना चाहिए, जिसमें सैलड्स भी हैं, जिसमें फ़ाइबर्स भी हैं, जिसमें वेजिटेबल्स भी हैं, और अच्छी बैलेंस्ड डाइट इस्तेमाल करनी चाहिए। प्रॉब्लम ये है कि जो हम वेजिटेबल्स वगैरह भी हम समझते हैं कि हम बहुत हेल्दी डाइट खा रहे हैं, वो उनके ऊपर जो फर्टिलाइजर्स यूज़ होते हैं, जो पेस्टिसाइड्स यूज़ होते हैं, जिस पानी के ऊपर अगर कोई इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर के ऊपर सब्जियां उगाई जा रही हैं तो पता नहीं उनका स्टेटस क्या है। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जो कि रिस्क फैक्टर्स जिनको समझा जाता है, और शायद इनको हम 100% अवॉइड कर भी नहीं सकते। बहुत सी कैंसर्स ऐसे हैं जो फैमिलीज़ में चलते हैं। हमारे यहाँ आपको ये आप अगर आप समझने की कोशिश करें तो ब्रेस्ट कैंसर हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा कॉमन कैंसर है। आप ये देखिए कि इस वक्त अगर हम 100 फीमेल पेशेंट्स को रजिस्टर करते हैं जो इनमोल में आती हैं फॉर एनी कैंसर ट्रीटमेंट, उन 100 नई ख़वातीन में से 40 को ब्रेस्ट कैंसर होता है। तो आप अंदाज़ा करें कि ये कितना कॉमन है। और ये ऐसा कैंसर है जो कि बाज़ दफ़ा फैमिलीज़ के अंदर भी देखने में आता है। अगर वालदा को है तो बेटी को हो सकता है, अगर नानी को है तो नवासी को हो सकता है, अगर खाला को है तो भांजी को हो सकता है। ये ऐसा कैंसर है कि जो कि जीन्स जो हैं, म्यूटेशंस जो हैं, जो फैमिलीज़ में रन करती हैं। तो इनके लिए अब टेस्ट अवेलेबल हैं, उन टेस्टों की तरफ जाना चाहिए। अगर फैमिली में किसी एक खातून को ब्रेस्ट कैंसर है तो बाकी बहनों को, बेटी को ये टेस्ट करवा लेने चाहिए। और फिर ये कि विजिलेंट रहना चाहिए, अपना खुद मुआयना करना चाहिए। ऐसा ज़ख़म कोई हील नहीं हो रहा, ऐसी गिल्टी है जो मौजूद है। आमतौर पे ब्रेस्ट कैंसर की अगर आप बात करें तो पेनलेस लंप होता है जिसमें दर्द नहीं हो रही होती, इसलिए ख़वातीन उसको ज़्यादा लिफ्ट नहीं कराती, फिर वो ग्रेजुअली फैलता जाता है। इसलिए ऐसी कोई भी एबनॉर्मल चीज़ है, कोई दाग है, कोई निशान है, कोई धब्बा है, कोई नॉन हीलिंग अल्सर है, कोई जो कि हील नहीं हो रहा, कोई लंप है जो बढ़ता जा रहा है, तो ऐसी चीज़ों को। और प्लीज़ यहाँ पे मैं रिक्वेस्ट ये करना चाहूँगी, इसमें शर्माने की, घबराने की, परेशान होने की कोई बात नहीं है। बाकी बीमारियों की तरह ये भी एक तकलीफ है, एक बीमारी है। आपको फौरी तौर पर कोई भी ऐसी चीज़ जो कि रूटीन से हट के नज़र आ रही है, आपको डॉक्टर से रब्ता करना चाहिए। वक्त हमारे पास कम है, मुझे ये बता दीजिएगा, आम कॉन्सेप्ट लोगों का ये है कि कैंसर एक लाइलाज मर्ज है, क्या वाकई? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने आपको भी अर्ज़ की कि अगर स्टेज 1 में बहुत से ऐसे कैंसर हैं जो 100 में से आप 99-100 को आप ठीक कर सकते हैं, इसलिए इसको लाइलाज बिल्कुल नहीं समझना चाहिए। और जिस स्टेज पे भी पेशेंट आए, मैंने आपको पहले भी बताया कि हम कोशिश करते हैं कि जो भी ट्रीटमेंट मौजूद है उसको हम ऑफ़र करें।
और पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी ऐसी फैसिलिटी, कोई भी ऐसी सहूलत अब नहीं है जो कि बाहर मौजूद हो और पाकिस्तान में ना हो। अल्हम्दुलिल्लाह सब इक्विपमेंट यहाँ पे मौजूद है। अभी हमने बिल्कुल नया जो लाइनेक हमने इन मॉल में रेडिएशन के लिए लगाया है, वो अब बिल्कुल स्टेट ऑफ द आर्ट मॉडर्न मशीन है, हेल्सियन जिसको कहते हैं, और ये तकरीबन 200-250-300 मरीज़ हम एक दिन में उस मशीन के ऊपर ट्रीट कर सकते हैं। तो जो कोई भी ऐसी सहूलत, कोई भी ऐसी दवाई, कोई भी ऐसी मशीन, कोई भी ऐसी टेक्निक इस वक्त दुनिया में जो भी मौजूद है वो सब अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में मौजूद हैं, और हम यहाँ पे पेशेंट्स को वो सब चीज़ें जो हैं वो ऑफ़र कर सकते हैं। आई मस्ट से कि बहुत जिस तरह से आपने तमाम सिस्टम बताया बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है। हमारी दुआ ये है कि इससे भी बेहतर चले, ज़्यादा से ज़्यादा मरीज़ जो हैं इससे फैसिलिटेट हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के दुखों का मदावा हो सके। मैसेज क्या देना चाहेंगे देखने वालों को? देखिए, मैसेज यही है कि विजिलेंट रहना चाहिए। उसको हमारे यहाँ जो ट्रेंड है, आमतौर पे जो रुझान है, एक तो तालीम की कमी है और फिर लोगों को समझ नहीं आती कि ये छोटी सी चीज़ जो है आगे चल के ख़तरनाक हो सकती है। ऐसी चीज़ जो आज क्योरेबल है, शायद 6 महीने के बाद वो क्योरेबल नहीं रहेगी। तो मैसेज यही है कि कोई भी ऐसा सिम्टम, कोई भी ऐसी अलामत जो आपके जिस्म में एब नॉर्मल है, जो गैर मामूली है, जो पहले नहीं थी अब आपको महसूस हो रही है, उसके लिए आपको एक दफ़ा ज़रूर किसी अच्छी सेंटर में, किसी अच्छी जगह में आपको चेक करा लेना चाहिए। हमारे यहाँ डिलेज़ इसलिए होते हैं कि लोग पहले उसको बिल्कुल उसको सीरियस नहीं समझते, उसके बाद दिखाएंगे तो किसी दम दरूद वाले को दिखाएंगे, किसी हकीम को दिखाएंगे, किसी होम्योपैथ को दिखाएंगे, किसी क्वैक को दिखाएंगे। तो वो जब तक हमारे पास पहुंचते हैं टर्शरी केयर हॉस्पिटल में, जब तक वो आते हैं उस वक्त तक उनका मसला काफ़ी बिगड़ चुका होता है। एग्जैक्टली। इसलिए किसी अच्छी ओपिनियन आपको बहुत शुरू में ले लेनी चाहिए। अगर वो अल्लाह फजल करे, अगर वो कोई सीरियस चीज़ नहीं होगी तो भी आपकी तसल्ली हो जाएगी। अगर कोई ऐसी चीज़ होगी जो कि आइंदा ख़तरनाक हो सकती है तो वो जल्दी पकड़ी जाएगी और उसका मदावा किया जा सकेगा। सही, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। बहुत अच्छा मैसेज है। मैं लोगों से कहूँगी कि ज़रूर डॉक्टर साहब की बातों पे ज़रूर आप गौर कीजिए। बाकी अल्लाह ताला सबको सेहत और तंदुरुस्ती दे। वंस अगेन बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स अ लॉट, इट्स अ प्लेजर बीइंग विद यू। नाज़रीन, ब्रेक के बाद हम आपको ज्वाइन करते हैं स्टे विद अस। शहरियों के लिए एक मैसेज जो कि सीटीओ साहब ने जारी किया है और आपको मुश्किल से बचाने के लिए मैसेज जारी किया गया है, क्योंकि डाक के थ्रू टिकट्स आती हैं और अभी तक नहीं पहुंच पाई, इसलिए ड्राइविंग लाइसेंस का अमल जो है वो आज से रुका है। यानी 2-3 दिन में सीटीओ साहब ने अनाउंस ये किया है कि आपकी इस मुश्किल को आसान कर दिया जाएगा, टिकट्स मौसूल हो जाएंगी और ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो बनवाने शुरू कर दिए जाएंगे। अभी फिलहाल जिन लोगों ने इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस बनाना है वो जा सकते हैं, जबकि दूसरे ड्राइविंग लाइसेंस जिन्होंने बनवाने हैं उनके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम है, उनको थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा क्योंकि टिकट्स का इंतज़ार किया जा रहा है। नया साल शुरू हुआ है तो जैसे ही टिकट्स आ जाएंगी, 3 दिन का वक्त दिया गया है। सीटीओ साहब का ये कहना है कि आज भी राब्ता किया है, 3 दिन की यकीन दहानी कराई है और इंशाल्लाह जैसी टिकट्स मौसूल होंगी ड्राइविंग लाइसेंस का हसूल शहरियों के लिए आसान बना दिया जाएगा। और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी रिक्वेस्ट की है कि तमाम रोड यूज़र्स के लिए ज़रूरी है कि वो ड्राइविंग लाइसेंस बनवाएं, लिहाजा ये 3 दिन का टाइम है, इसके बाद ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए आप जा सकते हैं। ये अगले सेगमेंट की तरफ। अगला सेगमेंट है आज के भाव। हमारे रिपोर्टर हाफिज दिलावर इस वक्त सब्जी मंडी में मौजूद है, वो हमें आज के रेट बता रहे। ओवर टू यू। जी ना, बिल्कुल सब्जी मंडियों में सब्जियों की कीमतों में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है, जबकि सरकारी रेट लिस्ट और बाजार में फरोख्त होने वाली सब्जियों की कीमतों में फ़र्क जो है वो बरकरार है। सबसे पहले प्याज की कीमत की बात की जाए तो 214 रुपये सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक, जबकि बाजार में 230 रुपये प्याज जो है फ़रोख्त हो रहा है। टमाटर की अगर बात की जाए तो 70 रुपये सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक, जबकि बाजार में 85 रुपये टमाटर जो हैं वो फ़रोख्त हो रहे हैं। लहसुन की अगर बात की जाए तो 300 रुपये सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक, जबकि बाजार में 315 रुपये लहसुन जो है फ़रोख्त हो रहा है। अदरक की अगर बात की जाए तो 370 रुपये सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक, जबकि बाजार में 385 रुपये अदरक जो है फ़रोख्त हो रहा है। सब्ज़ मिर्च की अगर बात की जाए तो 120 रुपये सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक, जबकि बाजार में 130 रुपये सब्ज़ मिर्च जो है फ़रोख्त हो रही है। आलू की अगर बात की जाए तो 33 रुपये सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक, जबकि बाजार में 40 रुपये तक आलू जो है फ़रोख्त हो रहा है। शलजम की अगर बात की जाए तो 25 रुपये सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक, जबकि बाजार में 27 रुपये शलजम जो है वो फ़रोख्त
फ़रोख्त हो रहे हैं। लीमू की अगर बात की जाए तो 65 रुपये सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक, जबकि बाज़ार में 75 रुपये लीमू जो है फ़रोख्त हो रहे हैं। मेथी की अगर बात की जाए तो 68 रुपये सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक, जबकि बाज़ार में 75 रुपये मेथी जो है फ़रोख्त हो रही है। गाजर की अगर बात की जाए तो 40 रुपये सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक, जबकि बाज़ार में 60 रुपये 70 रुपये गाजर जो है फ़रोख्त हो रही है। इसके साथ साथ बंद गोभी की अगर बात की जाए तो 28 रुपये सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक, जबकि बाज़ार में 30 रुपये बंद गोभी जो है फ़रोख्त हो रही है। शिमला मिर्च की अगर बात की जाए तो 74 रुपये सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक, जबकि बाज़ार में 80 रुपये शिमला मिर्च जो है फ़रोख्त हो रही है। मूंगरों की अगर बात की जाए तो 80 रुपये सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक, जबकि बाज़ार में 90 रुपये मूंगरे जो हैं फ़रोख्त हो रहे हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। हाफिज़ दिलावर हमारे साथ मौजूद थे। और अब आपको चिकन के रेट बता देते हैं जो कि आसमान तक पहुंचते जा रहे हैं। सर्दी की शिद्दत में जैसे जैसे इजाफा हो रहा है, हम देख रहे हैं प्राइस चिकन की बढ़ती चली जा रही है। सबसे पहले जी आपको बताते चले, होलसेल का रेट है 337 रुपये के जी, 337। और इसके बाद रिटेल में आपको मिलेगा जी ये 334 349 रुपीज़, 349 रुपीज़ में। और इसका बना हुआ गोश्त अगर आप मार्केट से ख़रीदने जाएंगे तो 524 रुपये किलो, अच्छी खासी कीमत में इजाफा हो गया। 524 रुपये किलो में जी आपको चिकन मिलेगा। इसके बाद मेरे पास है एग रेट्स, वो मैं आपको बता देती हूँ जी। सबसे पहले है जी होलसेल की प्राइस 272 रुपये दर्जन में आप अंडों की खरीदारी कर सकेंगे। रिटेल आपको 274 रुपये मिलेंगे। और इसके बाद अगर आप जाएंगे अपने करीबी किसी भी सुपर स्टोर पर, वहाँ के रेट क्या हैं जी, ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।